सेहतनामा। सेहतनामा विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर आज सुनिए माता एवं शिशु स्वास्थ्य इस विषय पर स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सोनल काटवाला से मंदाकिनी जोशी की बातचीत। आज सुनिए पहली कड़ी। नमस्कार, सेहतनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा नमस्कार। श्रोताओं, आज वर्ल्ड हेल्थ डे है, यानी विश्व स्वास्थ्य दिवस, और कहा भी गया है हेल्थ इज वेल्थ। अपने स्वास्थ्य का हमें पूरा ख्याल रखना चाहिए। इस बार की थीम है हेल्दी बिगिनिंग्स होपफुल फ्यूचर, फोकसिंग ऑन इम्प्रूविंग मैटरनल एंड न्यू बॉर्न हेल्थ एंड सर्वाइवल, यानी स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य, जिसका उद्देश्य है मातृ शिशु स्वास्थ्य। तो आज इसी अवसर पर विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है महिला एवं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सोनल काटवाला को। डॉक्टर सोनल, आपका विविध भारती के स्टूडियो में तहे दिल से स्वागत है। धन्यवाद। आज हम आपसे स्वास्थ्य से जुड़ी बातें करेंगे और उन समस्याओं पर चर्चा करेंगे जो खास तौर से गर्भवती स्त्रियों के सामने आती हैं। तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जब एक स्त्री गर्भवती होती है, ठीक उससे पहले जब वो गर्भ धारण करने की ओर अग्रसर होती है, यानी प्रसव से पहले महिलाओं को क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किस तरह का चेकअप डॉक्टर के पास जाकर करवाना चाहिए? जनरली महिलाओं को जब भी प्रेगनेंसी प्लान करते हैं उसके पहले एटलीस्ट कम से कम 3 महीने पहले एक डॉक्टर से रूटीन चेकअप करना जरूरी है, जिससे उनमें प्रेगनेंसी लेने की क्षमता अच्छी है या नहीं वो जानकारी मिल सके, और मेन थिंग उनका खुद का स्वास्थ्य कितना अच्छा है वो भी जानकारी मिल सकती है। यानी जनरली उसमें हम लोग पेशेंट को प्रेगनेंसी रिलेटेड डिजीज यानी एनीमिया, जो काफी कॉमन है हीमोग्लोबिन कम होने के कारण, आगे चल के बच्चे में और माँ में दोनों में तकलीफ आती है प्रेगनेंसी के दौरान, उसको छोड़ के आजकल डायबिटीज जो बहुत कॉमन है, बहुत यंग एज में डायबिटीज देखा गया है, तो प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज न हो वो बहुत जरूरी और इम्पोर्टेंट बात है। तीसरी और कॉमन प्रॉब्लम यानी थायराइड का प्रॉब्लम, जो भी हम लोग कोशिश करते हैं कि पहले ही डिटेक्ट हो जाए, जिससे मामूली एक छोटी गोली से सब कुछ कंट्रोल में रहे जब माँ प्रेग्नेंट होती है। सो ये ज्यादातर कॉमन प्रॉब्लम्स है जिसका इलाज हम लोग पहले ही करना चाहते हैं बिफोर माँ कंसीव हो, प्रेग्नेंट हो, उसके पहले। तो प्रेगनेंसी से पहले यानी प्रसव से पहले महिलाओं को ये विशेष सावधानी रखने की जरूरत है, कि वो समय पर चिकित्सक के पास जाए, डॉक्टर के पास जाए और अपना इलाज करवाए। बरोबर। हाँ। और एक गर्भवती महिला को अपने पोषण का कैसे ख्याल रखना चाहिए, अपने खान पान का, अपने न्यूट्रिशन का क्या ख्याल रखना चाहिए, किस तरह का खान पान उसे इस दौरान लेना चाहिए? जनरली ऐसा कहते हैं कि बैलेंस डाइट, यानी एक जगह ही फोकस करके डाइट लेने की जरूरत नहीं है। आप सब कुछ बरोबर मात्रा में लोगे, न्यूट्रिटिव लोगे, यानी प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एक सही मात्रा में, सबसे ज्यादा प्रोटीन्स रहना चाहिए खाने में, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स, उसके बाद फैट्स और मिनरल्स और विटामिन्स। यानी आप अगर अपना इंडियन थाली देखते हैं तो दाल, चावल, सब्जी, एग सब थाली में रहना चाहिए, तो ही वो महिला को एडिक्वेट पोषण कहा जाता है कि एडिक्वेट पोषण मिल रहा है। तो प्रेगनेंसी के पहले जरूरी है कि महिला एडिक्वेट अच्छे से पोषण ले रही है। अगर वो अच्छे से पोषण ले रही है तो इवन इफ वो डॉक्टर के पास जाती है तो उसके सभी रिपोर्ट्स भी अच्छे दिखाते, तो उनको भी प्रेगनेंसी जल्दी से जल्दी रखने का चांस मिल जाता है। जी,
यानी अपने खाने की जो थाली है उसे आप सभी चीजों से भर के खाए। हाँ। और एक और बात कि इस दौरान उसे एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, किस तरह से अपने बॉडी को एक्टिव रखना चाहिए। कई बार कुछ महिलाएं देखने में आता है कि गर्भावस्था के दौरान बहुत ज्यादा आराम करने लगती हैं या कुछ महिलाएं जरूरत से ज्यादा काम करती हैं, तो इन दोनों ही स्थितियों में आप क्या कहना चाहेंगी? हाँ, अभी जैसे सब कुछ खाना भी बैलेंस होना चाहिए, उसी हिसाब से एक्सरसाइज भी बैलेंस्ड होनी चाहिए। यानी जो गर्भ महिला है, गर्भ धारण की हुई महिला रहती है, उनको ओवर एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए जिससे थैली का मुंह खुलने का चांसेस बढ़ जाता है। अच्छा। डिलीवरी प्रीमेच्योर होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो वो नौबत ना आए, इसके लिए हैवी वर्क अलाउड नहीं है, बट साइमल्टेनियसली पूरे दिन लेटे रहो, आराम करो, क्योंकि आप प्रेग्नेंट है, आप कुछ काम नहीं करोगे, वो भी सही नहीं है। और ऐसे केसेस इसीलिए शायद सिजेरियन और वो रेट भी बढ़ रहे हैं क्योंकि एक्टिविटी नहीं है। सिडेंट्री डेस्क जॉब, पूरा टाइम आइदर सिर्फ खाना और आराम करना, उसके कारण भी काफी प्रॉब्लम्स आते हैं डिलीवरी के दौरान। जी जी। सो वुमेन का जनरली जरूरी है कि वो थोड़ा एक्टिव लाइफ रखे। मेरे हिसाब से रेगुलर घर का जो काम करते हैं वो ही करते रहे तो भी इट इज अ गुड एक्टिविटी। जी, यानी कि सब कुछ छोड़ छाड़ के आपको नहीं बैठना। या यूं कहें डॉक्टर साहिबा कि कई बार जो श्रमिक महिलाएं हैं, जो कामगार महिलाएं हैं, जो खूब काम करती हैं, मजदूरी करती हैं, उनको तो बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और वो देखने में भी आता है कि गर्भावस्था के दौरान भी सर पे जो है ईंटें उठाकर या कहीं पर काम करने जाती हैं, बहुत सारा बोझा उठाती हैं। तो ऐसी महिलाओं के लिए भी आप कुछ कहेंगी? ऐसे देखा जाता है कि जो श्रमिक महिलाएं रहती है, हाँ, ऐसा नहीं है कि अगर प्रेगनेंसी हेल्दी है तो उनकी भी प्रेगनेंसी अच्छी खासी 9 महीने में बीत जाती है। पर आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये महिलाएं ज्यादातर नॉर्मल डिलीवरी कर लेती है। और जो सिजेरियन होते हैं वो ज्यादातर अपर क्लास में ज्यादा देखा जाता है, बिकॉज उनका रहन सहन ऐसा है, एक्टिविटी कम है। सो ये, बट नो डाउट श्रमिक महिला में डिलीवरी तो नॉर्मल हो जाती है, पर डिलीवरी जल्दी होने के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं क्योंकि उनका न्यूट्रिशन कम रहता है और वर्कलोड ज्यादा होता है। कुपोषण का शिकार भी कई बार वो हो जाती है। हाँ जी। तो डॉक्टर साहिबा, अगला प्रश्न हम आपसे करें, इससे पहले आपकी पसंद का हम एक गीत सुनना चाहते हैं। तो आप बताइए कौन सा गीत सुनना चाहती हैं? तारे तो इस दौरान, गर्भावस्था के दौरान महिला को फॉलिक एसिड की बात करें या आयरन की बात करें, कैल्शियम की बात करें और विटामिन की बात करें, तो सभी की जरूरत होती है। तो आप हमें थोड़ा सा सरल शब्दों में बताइए कि ये सभी तत्व हमें किन किन खाद्य पदार्थों में मिल सकते हैं, या खाद्य पदार्थों के अलावा सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत भी महिलाओं को कब कब पड़ती है, खासतौर से गर्भावस्था के दौरान? हाँ, जनरली ये सभी सप्लीमेंट्स जो डॉक्टर देते हैं वो लेना जरूरी है। अपने को खाने में वो थोड़े कम मात्रा में मिलते हैं, पर प्रेगनेंसी के लिए उतनी मात्रा कम है, तो अपने को एक लेवल जो प्रेगनेंसी के लिए चाहिए वो मेंटेन करने के लिए अपने को सप्लीमेंट्स लेने ही चाहिए जी। उसमें से सबसे पहला आता है फॉलिक एसिड, जो हम लोग जनरली प्रेगनेंसी के पहले चालू कर देते हैं। ये क्यों चालू किया जाता है? क्योंकि जो फॉलिक एसिड महिला नहीं लेती है उनमें ज्यादातर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स यानी ब्रेन रिलेटेड डिफेक्ट्स अच्छा बच्चे में ज्यादा देखा जाता है। इसीलिए फॉलिक एसिड लेना बहुत ही जरूरी माना जाता है और लेना ही चाहिए। और फॉलिक एसिड अपने को खाने में बहुत कम मात्रा में मिलता है, इसीलिए उसका सप्लीमेंट ही आंसर है। सेकेंड थिंग, आयरन और कैल्शियम की बात आती है। अपने को आयरन जैसी चीज बहुत सारे खान पान चीज से मिल जाती है। जैसे अगर आप वेजिटेबल्स देखो तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये कॉमन डायलॉग है, पालक है, मेथी है, ये सब में आयरन ज्यादा रहता है। कैरेट है, बीट है, ये मैं सिर्फ वेजिटेबल्स की बात कर रही हूँ। उसके बाद आप एप्पल है। दूसरा, ड्राई फ्रूट्स और वो नहीं ले सकते तो फिर एटलीस्ट सिंग, चना, गुड़, चिक्की, गुड़ पापड़ी कॉमन है, वो लो, उसमें आयरन ज्यादा रहता है। तो ये सब आयरन रिच फूड खाना, रागी इज अ गुड, नाचनी इज अ गुड सोर्स, एग, फिश, मीट इज अ गुड सोर्स। पर ऐसा नहीं है, जैसे
कोई पेशेंट गरीब है तो सिंग, चना, गुड़ वो तो सब लोग खा सकते हैं, बिल्कुल। तो उससे भी यू गेट एडिक्वेट आयरन सोर्स। अभी इतना आयरन सोर्स फिर भी कम है, तो अपने को आयरन सप्लीमेंट देना पड़ता है। वो सिर्फ एक बार लेना है दिन में, तो दैट वुड बी हेल्पफुल। सेकेंड थिंग इज कैल्शियम। जो भी कैल्शियम हम लोग खाने में मिल सकता है वो मोस्टली डेयरी प्रोडक्ट्स में रहता है। अच्छा। सो डेयरी प्रोडक्ट्स ज्यादातर लेना चाहिए, यानी दही, छाछ, दूध, पनीर, वो चीज में कैल्शियम आसानी से मिल जाता है। पर फिर भी अगेन उसका सप्लीमेंट जरूरी रहता है, क्योंकि वो सप्लीमेंट एडिक्वेट लेवल तक पहुंचा देता है अपना कैल्शियम। जी। सो दैट इज हाउ द डाइट शुड बी। जी, तो आपने जैसा कि बताया कि ये इस तरह से आप अपने डाइट को पूरा कर सकते हैं। अब हम आपसे बात करना चाहेंगे कि गर्भावस्था के दौरान कुछ महिलाएं बहुत ज्यादा खाना पसंद करती हैं, कुछ महिलाओं को खाने की आदत भी होती है, फूडी होती हैं, तो किस तरह का खाना खाना चाहिए और किस तरह का खाना खाने से इस दौरान खासतौर से महिला को बचना चाहिए, इस बारे में? जनरली प्रेगनेंसी के टाइम लोगों को क्रेविंग्स बहुत होती है। चॉकलेट्स खानी है, केक खानी है, और जनरली देखा जाए तो क्रेविंग्स भी ऐसी चीज की होती है जो हेल्दी नहीं होती है। तो हम लोग उस टाइम जनरली कहते हैं कि कुछ भी क्रेविंग सेटिस्फाई करने के लिए अपने को पूरा डिश खाने की जरूरत नहीं है। जी। आपको केक खाने का मन हुआ तो आप 1-2 स्पून केक खा लो, इट्स मोर देन इनफ। ठीक है। आइसक्रीम खाने का मन हुआ तो पूरा आइसक्रीम खाने की जरूरत नहीं है, आप 1 स्कूप या हाफ स्कूप में भी अपना काम चले। ये किस लिए जरूरी है? क्योंकि कोई भी प्रेग्नेंट महिला का वजन एक रेंज में बढ़ना चाहिए। ओवरवेट अगर महिला हो जाती है यही सब रॉन्ग चीज खाने के कारण, तो बच्चे को भी इसकी असर होती है, क्योंकि पहले तो माँ को डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। तो दैट अफेक्ट्स। तो इसीलिए खाने में इट इज बेटर कि क्रेविंग होता है, बट उसको जस्ट टेस्ट के हिसाब से, क्रेविंग सेटिस्फाई करने के हिसाब से थोड़ा ले लिया और फिर छोड़ दिया, दैट इज अ बेटर आइडिया। जी, ऐसा नहीं है कि आपने जरूरत से ज्यादा खाया और अपनी इच्छा को पूरा किया, वो आपकी सेहत को भी नुकसान पहुंचाता है। बरोबर। आप बता रही थी कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो कई बार क्या होता है कि गर्भावस्था के दौरान ज्यादा खाने से या कम खाने से गर्भवती महिला का वजन या तो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत वेट गेन कर लेती हैं वो, या फिर बहुत दुबली हो जाती हैं। इसके क्या कारण हो सकते हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है? जनरली क्या रहता है कि ज्यादातर महिलाएं वजन गेन नहीं कर पाती है क्योंकि वो राइट चीज खाती नहीं है। हाँ। प्रोटीन एक ऐसी चीज है जो प्रेगनेंसी में अच्छी है, और वो प्रोटीन वाला जो खाएंगे उससे बच्चे को भी फायदा होगा, उससे माँ का वजन भी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता है। पर जो लोग ज्यादातर फैटी फूड या पैक्ड फूड या फिर जंक फूड ज्यादा खाते हैं जिसमें फैट ज्यादा रहता है, पर फैट ज्यादा रहने से वजन बहुत गुना बढ़ जाता है और उसका फायदा बच्चे को होता भी नहीं है और माँ को भी नुकसान ही होता है। तो जनरली हम लोग जो प्रेग्नेंट वुमेन होते हैं उनको वजन बढ़ने के लिए पूरा बैलेंस डाइट लो और उसमें प्रोटीन थोड़ा ज्यादा लो। यानी प्रोटीन अगर हम लोग बोले तो वेजिटेरियन लोगों के लिए प्रोटीन के नाम पे दूध, डेयरी प्रोडक्ट्स और फिर सब टाइप की दाल, चने की दाल, मसूर की दाल बोलो, छोले बोलो, वटाना बोलो, वो सब प्रोटीन्स में आ जाएगा। और जो नॉनवेज खा सकते हैं उनके लिए एग, फिश, मीट सभी रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स है। तो ये लेने से वजन बढ़ता है और सही मात्रा में वजन बढ़ता है और वो हेल्पफुल भी रहता है। बट जिसका वजन सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स यानी शुगरी पदार्थ से बढ़ता है या फैट से बढ़ता है, ऐसी औरतों में 6वें महीने पे जब ब्लड टेस्ट होता है तो डायबिटीज आने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है। जी। उनको प्रेगनेंसी के पहले डायबिटीज नहीं रहता है पर प्रेगनेंसी का डायबिटीज आता है। जी, और ब्लड प्रेशर भी कई बार बढ़ते देखा गया है। हाँ, तो ये दोनों चीज जो आप बता रहे हैं, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर, दोनों प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड यानी प्रेगनेंसी के कारण आया हुआ डायबिटीज है, प्रेगनेंसी के कारण आया हुआ ब्लड प्रेशर है। जी,
तो इससे बचना चाहिए। खाने में वही चीजें खाई जाए जो आपके मोटापे को नहीं बढ़ाए, वेट गेन नहीं करे या फिर आप कुपोषण का शिकार नहीं हो। इस तरह की डाइट आपको, और खास तौर से हम तो कहेंगे कि आप जब जिस डॉक्टर के पास जा रही हैं उसी से आप डाइट भी प्लान कर लें कि मुझे किस तरह का भोजन करना चाहिए, है ना डॉक्टर? बरोबर। तो चलिए अब एक गीत सुन लिए। इन्फेक्शन होने की संभावनाएं भी हो जाती हैं, बहुत सारे संक्रमण होना एक आम परेशानी की बात हो सकती है। तो इस संक्रमण से जो गर्भस्थ शिशु है वो भी प्रभावित होता है। तो इस समय कौन कौन से संक्रमण एक गर्भवती महिला को हो सकते हैं और इससे बचा कैसे जाए? जनरली देखा गया है कि गर्भवती महिला जो रहती है उनका इम्यून सिस्टम एकदम लो हो जाता है। अच्छा जी। जिसके कारण वो सभी इन्फेक्शन से प्रोन हो जाती है, उनको सभी टाइप के इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए इवन सिंपल आप बोलिए तो वायरल इन्फेक्शन, सर्दी खांसी अगर घर में किसी को हुआ तो जनरली वो पहली औरत, गर्भवती औरत को ही पहले वो होगा क्योंकि उसका इम्यूनिटी कमजोर है। अभी ऐसी कंडीशन में मलेरिया है, इन्फ्लुएंजा है, ऐसी बहुत सारी वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शंस है जो कॉमन हो जाती है। इसीलिए बहुत सारी महिलाएं जैसे बोलती है कि मुझे तो बहुत मन हो रहा था इसलिए रास्ते में खड़े होके पानी पूरी खा ली। हाँ जी। पर साथ में 4 जन और खाएंगे, उनको कुछ नहीं होगा पर उसको जुलाब हो जाता है। जी। तो जनरली हम लोग ऐसे बोलते हैं कि इस दौरान बाहर का खाना जितना हो सके कम रखो, जिससे आपको ऐसी कॉमन बीमारियां कम से कम हो। और क्यों हमको ये बीमारियां नहीं चाहिए? क्योंकि उसके कारण प्रेग्नेंट वुमेन का वजन बढ़ता नहीं है, उसका जो पोषण एडिक्वेटली लेना चाहिए वो ले पाती नहीं है। बच्चे को भी कभी कभी मलेरिया जैसी बीमारियां रहती है, उसके कारण बच्चे को भी बहुत तकलीफ होती है गर्भ में। कई बार वो बच्चा बचाना भी प्रॉब्लम हो जाता है। मलेरिया जो सुनने में ऐसा लगता है कि साधारण बीमारी है, बट उसके कारण माँ को जो टेम्परेचर बढ़ता है और वो सब प्रॉब्लम्स होते हैं तो बच्चे का भी हार्ट बीट्स बढ़ने लगता है। तो यही सब चीज के कारण बच्चे को भी कभी कभी बचाना डिफिकल्ट हो जाता है। सेकेंड थिंग, ये एक मलेरिया की बात हुई, बट सिंपल वायरल इन्फेक्शन, कभी कभी वो वायरस और वो बैक्टीरिया बच्चे में कुछ खराबी पैदा कर देते हैं जो अपने को पूरे प्रेगनेंसी में मालूम नहीं पड़ता है, बट जब बच्चा डिलीवर होता है तब मालूम पड़ता है कि अरे ये ऐसा क्यों हुआ। तो कभी कभी वो कारण ऐसे इन्फेक्शंस होते हैं। जी, तो बहुत ज्यादा जो है एक महिला को अपने को संक्रमण से बचाना चाहिए। डॉक्टर साहिबा, जब हम बात कर रहे हैं संक्रमण की बीमारियों की, तो कई बार बहुत सारी महिलाओं को कई तरह की बीमारियां भी होती हैं जब वो गर्भावस्था में होती हैं। जैसे कि अस्थमा की बात करें, मधुमेह की बात आप कर ही रही थी, बीपी होता है या थायराइड जैसी समस्या होती है। कुछ महिलाएं एनीमिक होती हैं बहुत ज्यादा, और कुछ महिलाओं को पीसीओडी की समस्या भी होती है, यहाँ तक कि एचआईवी संक्रमित भी महिलाएं पाई जाती हैं। तो जब ऐसी महिलाएं आपके पास आती हैं तो ऐसी महिलाओं का, ऐसी गर्भस्थ महिलाओं का आप कैसे ध्यान रखती हैं और ये बीमारियां गर्भावस्था को कैसे प्रभावित करती हैं? क्योंकि इन बीमारियों के चलते तो प्रसव संबंधी बहुत ज्यादा जो है परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो आप किस तरह से इन महिलाओं का ध्यान रखती हैं, उनको किस तरह से चिकित्सा देती हैं? आजकल जो टेक्नोलॉजी है उस हिसाब से ये सभी महिलाएं जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं उनको एडिक्वेट स्वास्थ्य सुविधा है जी। अगर वो एक बार हॉस्पिटल जाके डॉक्टर को दिखाए तब, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं का रहता क्या है कि वो 5वें-7वें महीने में डॉक्टर के पास जाती है, तब तक नुकसान ऑलरेडी हो चुका होता है। तो जनरली हम लोग प्रेफर करते हैं कि महिलाएं एटलीस्ट 3 महीने पहले नहीं तो एटलीस्ट यूरिन टेस्ट पॉजिटिव आने पे तुरंत दिखाने आए। अगर ये महिला को एचआईवी जैसी बीमारी है तो बहुत सारी दवाइयां है जो उसके बच्चे को प्रोटेक्ट कर सके। माँ को एचआईवी रहता है पर बच्चा एचआईवी से बच जाता है। जी, सबसे बड़ी बात। अभी जो कोविड का दौर गया उसमें भी ऐसा देखा गया है कि हम लोग ने सिजेरियन और ऐसी भी कोविड वाले पेशेंट का सिजेरियन भी किया है। तो वो सिजेरियन करने के बाद हम लोग वो बच्चे को कोविड नेगेटिव डिक्लेयर कर सके। सो ये सब चीज पॉसिबल है अगर आप प्रॉपर टाइम पे इलाज लेने जाओ। अगर डायबिटीज है माँ को
तो उस टाइम पे एक बात बहुत जरूरी है कि पहले 3 महीने में अगर उसका डायबिटीज कंट्रोल में नहीं है तो वो बच्चे को बहुत सारी स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटीज हो सकती है। यानी उसके ब्रेन डेवलपमेंट में प्रॉब्लम होता है। कभी कभी आपने फटे हुए होठ का तलवा देखा, तो वो भी प्रॉब्लम्स इसके कारण होते हैं। कभी कभी वो बच्चे के हाथ पैर में प्रॉब्लम आ जाता है। ये सब डायबिटीज, हार्ट जैसे ऑर्गन में भी प्रॉब्लम आता है। तो ये सब चीज कहीं ना कहीं डायबिटीज और ये सब चीजों से रिलेटेड है। इवन ब्लड प्रेशर के कारण बहुत सारे बच्चे कम वजन वाले पाए गए हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स। थर्ड थिंग इज अपना पीसीओएस का, जो पीसीओडी, पीसीओएस, जो हम लोग आजकल तो आई थिंक हर ओपीडी में बहुत सारे सच पेशेंट्स आते हैं। तो वो पेशेंट्स का मेन प्रॉब्लम क्या रहता है कि वो पहले 3 महीने प्रेगनेंसी खींच ही नहीं पाती है, उनका अबॉर्शंस होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो इसीलिए जरूरी है कि स्टार्टिंग में ही ये औरतों को हम लोग प्रॉपर ट्रीटमेंट दे दे जब वो प्रेगनेंसी प्लान करे। जैसे अभी हमने बात किया अबाउट WHO थीम का, तो यही थीम है कि अपने को हेल्दी बिगनिंग करना है, स्टार्टिंग हेल्दी करना है, जिससे हम लोग जब 9 महीने के बाद बच्चे को देखे तो खुश रहे कि या बच्चा अच्छा है, बच्चा भी स्वस्थ है और जच्चा भी स्वस्थ है। बरोबर। तो आपके कहने का मतलब यही है कि जब आप प्रेगनेंसी प्लान करती हैं उसी समय से आप एक डॉक्टर चुन लें और डॉक्टर के पास जाना आपको शुरू करना है, क्योंकि तब से लेकर आप 9 माह तक या उसके बाद भी डॉक्टर के संपर्क में रहते हैं तो आप एक अच्छे बच्चे को, स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकते हैं और खुद भी स्वस्थ रह सकते हैं। बरोबर। और जो भी कॉम्प्लिकेशंस इस दौरान आपकी जिंदगी में गर्भावस्था के दौरान आते हैं उससे भी आप अपने आप को बचा सकते हैं। तो चलिए अब एक गीत सुन लिया जाए शारीरिक बीमारियों की। तो मानसिक बीमारी भी आजकल बहुत ज्यादा, मानसिक तनाव का शिकार हो रहे हैं हम लोग। तो जब बात प्रेगनेंसी की चल रही है तो प्रेगनेंसी में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है एक महिला को। उसके शरीर के साथ साथ उसका दिमाग भी प्रभावित होता है। अगर हम डिलीवरी से पहले की बात करें या डिलीवरी के दौरान की बात करें, प्रेगनेंसी के दौरान की या उसके बाद की बात करें, ये तीनों ही समय ऐसे होते हैं जब वो अपने मानसिक स्वास्थ्य के प्रति उसे जागरूक रहना बहुत जरूरी होता है ताकि वो उसे स्वस्थ बना सके। तो आप क्या सुझाव देंगी कि एक गर्भवती स्त्री अपने मानसिक स्वास्थ्य को अधिक मजबूत कैसे बना के रख सकती है? अभी इसमें हम लोग प्रेगनेंसी को पूरे 3 सेक्शन में बांट देते हैं। सपोज पहले तो जरूरी है कि जो भी लेडीज प्रेग्नेंट होने का विचार कर रही है वो प्लान्ड प्रेगनेंसी होना चाहिए। यानी प्रेगनेंसी कभी भी एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी नहीं होना चाहिए, जिससे वो महिला भी एकदम प्रिपेयर्ड है कि मुझे प्रेगनेंसी चाहिए। और उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एज। कभी कभी प्रेगनेंसी हम लोग 18 साल 20 साल बहुत कम उम्र में, जब लड़की भी मैच्योर्ड नहीं हुई होती है तब प्रेगनेंसी आ जाती है, उसको मालूम ही नहीं पड़ता है कि क्या करना है, तो उसका एंड तो कंफ्यूजन ही होता है। तो वैसे ही स्टार्टिंग में ही अगर वो प्रिपेयर्ड है तो वो ज्यादा अच्छे से वो प्रेगनेंसी ले सकती है और उसमें आए हुए प्रॉब्लम्स भी अच्छे से हैंडल कर पाती है। ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 months जब औरत को ज्यादा उल्टी और खाने में दिक्कत और ऐसा सब रहता है, तब फैमिली का सपोर्ट सिस्टम बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। ज्यादातर ऐसा रहता है कि ये खाओ वो खाओ, बट जनरली हम लोग इस टाइम 3 महीने तक सभी औरतों को बोलते हैं आपको जो अच्छा लगे वो खाओ। जरूरी नहीं है कि आप प्रेग्नेंट है यानी आप डबल खाओ, क्योंकि आप वॉमिट ही कर डालोगे वो। तो बेटर है आप अपने को जो ठीक लगे उस हिसाब से खाओ। 1-2 चीज रहती है जो हम लोग बोलते हैं वो अवॉइड करो। तो जनरली उसमें फैमिली सपोर्ट सिस्टम अच्छा लगता है। 3-4 महीने में सब महिलाएं सेटल होने लगती है, वॉमिटिंग और वो सब बंद हो जाता है, वो लोग प्रेगनेंसी एंजॉय कर पाते हैं ड्यूरिंग दैट टाइम। उसके बाद जब डिलीवरी का नजदीक टाइम आता है तो वो एक टेंशन आता है कि अभी मैं कैसे करेगी, मैं कैसे डिलीवर कर पाएगी। बट उसी टाइम जो बड़े बुजुर्ग रहते हैं, जो एक्सपीरियंस रहते हैं इसके बारे में, उनसे बातचीत करने से उनका माइंड क्लियर होता है, उनको समझ में आता है कि ये क्या होने वाला है। और आजकल इवन क्लिनिक और ऐसे उसमें हम लोग
एक लेक्चर सिस्टम अरेंज करते हैं इन महिलाओं के लिए, जिनको दिखाया जाता है कि डिलीवरी प्रोसेस ऐसे होता है। अच्छा जी। यहाँ पे अगर जरूरत पड़ा तो फोर्सेप्स, वैक्यूम लगाया जा सकता है, ऐसे मोड पे सिजेरियन होता है, वो सब जानकारी महिला को पहले दी जाती है, जिससे वो मेंटली प्रिपेयर्ड होती है जी। और जब बात डिलीवरी के बाद आती है, तब ज्यादातर आजकल जो लेडीज लोग रहते हैं वो वर्किंग वुमेन रहती है। वही मैं पूछना चाह रही थी कि जो वर्किंग वीमेन है उनके लिए आप क्या खास सुझाव देंगी? तो उनके लिए बहुत जरूरी है कि उनको एक सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रांग बना लेना चाहिए ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी टाइम, क्योंकि उनको मैं ऑफिस जाएगी तो बच्चे को कौन देखेगा, बच्चे का दूध का कैसे करेंगे, बच्चे का खाने का कैसे करेंगे, वो बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं और उस उलझन में वो न प्रोफेशनली ध्यान दे पाती है न घर पे ध्यान दे पाती है। तो उनको उस टाइम पे सिर्फ एक सपोर्ट सिस्टम की जरूरत होती है। आप वो लेडीज को कुछ सपोर्ट दो, यानी अगर सास है, माँ है, बहन है, जो उनको उसमें हेल्प करे। हेल्प भी पूरा टाइम नहीं करना रहता है, जितने टाइम वो बाहर काम करके आए उतने टाइम, और उसी दौरान जब औरत बाहर जाती है, जो बाहर जाने के कारण उसका भी माइंड फ्रेश हो जाता है, एक ही एनवायरनमेंट में से निकल के दैट बिकम्स सो वो एक मेंटल पीस, अलर्टनेस, एंड उसके कारण महिला प्रेगनेंसी और बच्चे का देखरेख बहुत अच्छे से कर पाती है। जी। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, एंड स्पेशली आजकल के दौर में फैमिली में सब लोग काम करते हैं। हाँ। तो एक दूसरे का सपोर्ट लेके टाइम एडजस्टमेंट्स करके वो मैनेज करना चाहिए। क्योंकि बहुत बार देखने में आता है डॉक्टर साहिबा कि जब वो प्रेग्नेंट है तो वर्किंग वीमेन भी है, उस दौरान भी वो काम पे जाती है और प्रेगनेंसी के बाद भी उसे काम पर एक समय बाद जाना ही पड़ता है, तो उसे बच्चे की भी चिंता रहती है, घर की भी चिंता रहती है, और जहां वो काम करती है वहां का एनवायरनमेंट भी उसे परेशान करता है, तो वो डिप्रेशन का शिकार हो जाती है। तो ऐसी स्थिति से उबरना एक माँ के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। वेरी ट्रू, बराबर है ना? तो यही जरूरी है कि उस टाइम पे हम लोग उसको इतना अच्छा सपोर्ट सिस्टम दे, एंड वो सपोर्ट सिस्टम उसको सिर्फ 2-3 साल तक लगता है। उसके बाद जब बच्चा भी बड़ा हो जाता है तो सब कुछ मैनेज हो जाता है। तो चलिए अब एक गीत आपकी पसंद का सुन लिया जाए। इतनी शक्ति हमें देना दाता बहुत करती है, तो उस समय उसके भीतर और बाहर दोनों तरफ शक्ति का होना बहुत जरूरी है। उसे एक जो कहते हैं ना मेंटल स्ट्रांग होना बहुत जरूरी हो जाता है फिजिकल स्ट्रांगनेस के साथ साथ। तो ये गीत शायद हमें बहुत सपोर्ट करता है ऐसे समय में। बरोबर है, रियली ये गीत का मीनिंग की नारी एक शक्ति है जी, और वही ये इतना सारा चेंजेस लाइफ में पास कर सकती है। बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने। और अब हम बात करते हैं उन नवजात शिशु पर जो थोड़े समय बाद संसार में आने वाला है। तो गर्भवती महिला को अपने गर्भस्थ शिशु की देखभाल किस तरह से करनी चाहिए? जब वो पेट में होता है एक शिशु, तब उस दौरान किस तरह की देखभाल एक महिला को करनी चाहिए और किस तरह से चिकित्सक से सलाह मशवरा करते रहना चाहिए? जैसे अभी इतनी देर तक हमारी जो बातें हुई, 2 चीज बहुत इम्पोर्टेंट है। एक मेंटल हेल्थ ऑफ द वुमेन, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। न्यूट्रिशन, खान पान अच्छा रखो, और अपने डॉक्टर को टाइम टू टाइम चेकअप के लिए जाओ, जिससे कुछ भी बीमारी या कुछ भी चीज बरोबर लाइन पे नहीं है, डॉक्टर को भी वो मौका मिलता है उस टाइम पे वो करेक्ट करने का, जिससे डिलीवरी के पहले माँ तंदुरुस्त हो। उसका बड़ा बड़ा एग्जाम्पल यही है कि अगर माँ में खून की कमी पाई जाती है तो हम लोग जनरली वो डिलीवरी के पहले, डिलीवरी का 1 महीना, लास्ट 1 महीना बाकी रहता है, तब जनरली डॉक्टरों का ध्यान कि उसका हीमोग्लोबिन अच्छा होना चाहिए, जिससे कम से कम तकलीफ अपने को डिलीवरी के टाइम मिले। तो ये सबसे बहुत बड़ी बात है। और अपने देश में हीमोग्लोबिन की कमी काफी देखी गई है, क्योंकि जो ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, थायराइड, वो अभी तक तो सेटल हो चुके होते हैं, पर जो सेटल नहीं होता है वो हीमोग्लोबिन है। कितना लगभग होता है एक गर्भवती स्त्री का, और कितना होना चाहिए? कम से कम 10 ग्राम हीमोग्लोबिन होना ही चाहिए। नॉर्मल रेंज देखे तो 12 से 13 है, पर 10 तो होना चाहिए, क्योंकि चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन हो, कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस होने ही वाला है। पर अगर पहले से ही महिला का हीमोग्लोबिन 8 या ऐसा रहा और ब्लड लॉस हुआ, तो महिला की कंडीशन क्रिटिकल हो जाती है। और उसी टाइम
हम लोग जो देखते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी, वो बढ़ने का चांसेस बहुत हाई हो जाता है। मेजॉरिटी कारण इज ब्लड लॉस, तो इससे बचना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी तो एक गर्भस्थ महिला को हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए किस किस तरह के खाद्य पदार्थ लेते रहने चाहिए पहले से? उसे अपने प्रति किस तरह से सिक्योर रहना चाहिए? जैसे बताया गया कि आयरन रिच फूड वो ही हीमोग्लोबिन बढ़ाएगा। अच्छा, तो जो पहले अपनी बात हुई कि आयरन रिच खाना, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, सिंग चना है, गुड़ है, ड्राई फ्रूट्स है, एप्पल है, कैरेट है, रागी है, नाचनी है, वो ज्यादा लो। आप देखो कि आप दिन में एटलीस्ट 2 फ्रूट खा रहे हो, एक आध बार अच्छा खासा बीट डाल के सूप बनाया गया है जो आप ले रहे हो, जिसके कारण हीमोग्लोबिन बढ़ता है। और जनरली हम लोग प्रेगनेंसी में कम से कम 2 या 3 बार हीमोग्लोबिन चेक करते हैं, क्योंकि छठा महीना वो पीरियड है जहां हीमोग्लोबिन कम होता है। तो उस टाइम पे ये देखना जरूरी है कि जो औरत 13 ग्राम हीमोग्लोबिन से आई थी उसका कम होके 11-12 हुआ है तो वो अच्छा है। लेकिन अगर 10 से कम हो जाता है तो चिंता का विषय रहता है। और जब 9वें महीने तक वो बढ़ता नहीं है तो फिर इंजेक्शंस का भी सहारा लेना पड़ता है। अच्छा, और मेन थिंग, खून बढ़ाने के लिए आप अपनी दवाइयाँ अच्छे से लो, बहुत बहुत जरूरी है। बिकॉज बहुत सारी औरतों को दवाई तो लिखी जाती है लेकिन वो लेती नहीं है। और ये सब दवाइयाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है जी। तो अगर आप अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो एटलीस्ट आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओगे तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, पर आप दवाई तो लो जी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये बहुत जरूरी है, जिसकी लापरवाही हम अक्सर देखते हैं महिलाओं में। और घर वाले भी ध्यान नहीं रखते हैं। कई बार इस तरह का होता है कि महिला तो लापरवाह है ही, उसके घर वाले भी लापरवाह होते हैं और वो दवाई लेने से कतराती है तो उसको सपोर्ट सिस्टम स्ट्रांग मिलता नहीं है। बरोबर। एक तो उसमें एक इम्पोर्टेंट बात है कि माँ ही होती है, तो माँ को ये ध्यान रखना ही है कि मैं दवाई बरोबर से लूं, क्योंकि मुझे मेरा बच्चा तंदुरुस्त चाहिए, तभी वो स्वस्थ शिशु को जन्म दे सकती है। बरोबर। पर फैमिली पीपल का रोल इसमें सिर्फ इतना आता है कि टाइम पे उनको देखो कि एटलीस्ट वो ले रहे हैं या नहीं, और टाइम से आप उनको दवाई खरीद के लाके दे रहे हैं कि नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत महत्वपूर्ण बात कही डॉक्टर साहिबा। तो चलिए अब एक गीत रहे थे माता एवं शिशु स्वास्थ्य विषय पर स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सोनल काटवाला से मंदाकिनी जोशी की बातचीत की पहली कड़ी। इस कार्यक्रम की दूसरी कड़ी सुनिए अगले हफ्ते आज ही के दिन। कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर अनुश्री शर्मा, कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कामले। सेहतनामा।